हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आज हम देखेंगे शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जब कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में उसको अमाउंट ना मिलकर कुछ और चीज मिलता है तो हम कहते हैं कि इट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों है हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि भाई कोई ऐसी कंपनी है जिससे हम उसकी एसेट ले रहे हैं तो बदले में हम उसको शेयर्स दे देते हैं। ऐसा भी हम करते हैं कि भाई हम किसी का बिजनेस परचेज करना चाहते हैं तो हमने उसका बिजनेस परचेज कर लिया और बदले में हमने उसको क्या कर दे दिया, अपने शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो अदर देन कैश को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं, जैसे एसेट्स आ रही हैं, एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये तब होगा जब हम बिजनेस परचेज करेंगे। हो सकता है कि हम किसी कंपनी से एसेट ले रहे हैं तो बदले में हम शेयर्स देना चाहते हैं, वो शेयर्स लेना चाहता है तो हम शेयर्स इशू कर देंगे। तो इट इज कॉल्ड शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इट मे बी दो केसेस यहां हो सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हमने कोई एसेट खरीदी हो ऑन परचेज ऑफ एसेट, कोई भी एसेट हो, या फिर हो सकता है कि हमने पूरा बिजनेस ही खरीद लिया हो ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। तो दोनों के केस में क्या क्या एंट्रीज होंगी? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन परचेज ऑफ एसेट कि एसेट परचेज अगर हम करते हैं और बदले में हम शेयर्स देते हैं तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री होगी, भाई एसेट कोई भी आती है तो उस केस में एंट्री क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या, एसेट हमारी कोई सी भी एसेट, तो एसेट के अकाउंट को, इट मे बी फर्नीचर, इट मे बी मशीनरी, इट मे बी लैंड, कोई भी एसेट है उसको हम डेबिट करेंगे। सेकंड, हम क्रेडिट किसको करेंगे? हमारे वेंडर को। जो भी हमारा वेंडर है जिससे हमने एसेट ली है, ठीक है, तो वो हमारा वेंडर है, तो वेंडर के अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, राइट। अब इस केस में दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी, एसेट हमारे पास आ गई है, एसेट को हमने डेबिट कर लिया, अब वेंडर को भी तो कुछ देना है। वेंडर को क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं। वेंडर को शेयर्स देने हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? इस केस में भी पहला केस ये हो सकता है कि भाई हमने एट पार दिए हैं, एट पार शेयर इशू किए हैं, और इसमें भी दूसरा केस ये हो सकता है कि एट पार ना होके हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं उसको। ठीक है, एट प्रीमियम। तो यहां पे क्या एंट्री होगी और दोनों केस में क्या एंट्री होगी? अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक सिंपल एसेट अगर हम लें तो उस केस में दो केस हो सकते हैं कि भाई या तो हमने एट पार पे प्रीमियम शेयर्स दिए हैं या फिर एट प्रीमियम पे दिए हैं, बढ़ा के दिए हैं। तो दोनों के केस में क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री तो ये हो गई हमारी, दूसरी की एंट्री या तो ये होगी या फिर ये होगी, डिपेंड अपन द क्वेश्चन। तो वेंडर को हम शेयर्स देंगे, वेंडर को शेयर्स देंगे तो सीधी सी बात है, वेंडर के अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल हमारी यहां बढ़ेगी, है ना। तो कैश आया होता तो हम कैश को डेबिट करते, बट कैश नहीं आया, अदर देन कैश की बात हो रही है, तो वेंडर के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया है, क्योंकि बदले में ऑलरेडी हम उससे एसेट ले चुके हैं, और यहां पे हमारा आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो भी नॉर्मल वैल्यू है, विद द नॉर्मल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, ये एंट्री सिंपल है। अब यहां पे बात ये आती है कि भाई अगर प्रीमियम पे शेयर दिया है तो उस केस में क्या एंट्री होगी?
अगर प्रीमियम पे दिया है तो उस केस में क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे भी एंट्री हमारी यही होगी कि भाई वेंडर के अकाउंट को तो आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, शेयर हमें बढ़ाने ही पड़ेंगे, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया और एसपीआर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये हमारी एंट्री हो गई। सिंपल एसेट अगर हम लेते हैं, अगर सिंपल एसेट लेते हैं और तो उस केस में सबसे पहली एंट्री होती है एसेट आने की, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट टू वेंडर हो गया। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। सबसे पहला केस हो सकता है एट पार पे हमने वेंडर को अपने शेयर्स इशू किए हैं, हो सकता है कि हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब अमाउंट कैसे आएगा। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, और उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको फॉर्मूला क्या है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अभी मैं बताऊंगी इस फॉर्मूले का यूज कहां पे होगा और इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन जो भी है आपका, परचेज कंसिडरेशन मतलब जो भी अमाउंट आपको मिला है दैट इज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ शेयर, इशूड प्राइस ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इशू हमने कितने किए हैं पार्टी को, ये हमें पता चलेगा। परचेज कंसिडरेशन को हम डिवाइड करेंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर से, जितने में भी हमने इशू किया है शेयर, चाहे वो प्रीमियम पे है या फिर एट पार पे है, उससे हम करेंगे डिवाइड। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। यस, जेड लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पे वेंडर कौन है, वेंडर है यहाँ पे सीडी लिमिटेड। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी आपको पता है, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट में हम लेंगे फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, सीडी लिमिटेड इज द वेंडर। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी ये हो जाएगी, क्या होगी पहली एंट्री, फर्नीचर, हाँ यहीं पे हम लिख लेते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। ठीक है, तो ये एंट्री के बदले हम ये एंट्री लेंगे फर्नीचर टू सीडी लिमिटेड बिकॉज सीडी लिमिटेड इज द वेंडर। अब अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, अमाउंट देखिए 2,20,000, तो यहाँ पे 2,20,000 पूरा आएगा, ये 2,20,000 यहाँ पे पूरा आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब मैंने क्या बताया था आपको, या तो एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं, द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। 9% प्रेफरेंस शेयर, इसमें 9% का आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि कितने में बेचा गया है, प्रीमियम पे बेचा गया है, इसका मतलब हमारा ये वाला केस है। ठीक है, अब यहाँ पे वेंडर के अकाउंट को यहाँ हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो यहाँ डेबिट करेंगे 2,20,000 ही आएगा यहाँ पे, 2,20,000। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में अमाउंट कितना आएगा ये हमें पता चलेगा यहां से कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड किए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की कहीं बात नहीं की गई है, बस ये कहा गया है कि भाई हमने 110 का शेयर पार्टी को दिया है, पार्टी को हमने प्रीमियम पे बेचा है, यानी कि 110 रुपए में बेचा है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि शेयर्स कितने इशू किए गए हैं, तो शेयर इशू करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए
परचेज कंसिडरेशन कितना है, 2,20,000 इज द परचेज कंसिडरेशन, मतलब वो अमाउंट कितना है, वो अमाउंट जो हमें जितने में हमारी डील हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए जितने में भी हमारी डील हुई है, विच इज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। अब इश्यू प्राइस कितना है यहाँ पे 100 नहीं है, इश्यू प्राइस है 110 है, तो यहाँ पे 110 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड, और डिवाइड करने पर अमाउंट कितना आएगा हमारा 2000। तो 2000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे शेयर कैपिटल में आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको 3 क्लास से लगातार बताती आ रही हूँ कि शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है, तो नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 100 ही यहाँ पे आएगा, और 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे आएगा, तो 2 लाख यहाँ और 20,000 यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी दिस वन, एसेट टू वेंडर मीन्स फर्नीचर टू सीडी लिमिटेड, और सेकेंड एंट्री हमारी होगी, क्योंकि प्रीमियम पे है इसलिए एंट्री होगी वेंडर टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो नंबर शेयर इशूड निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो प्रीमियम का केस था। अगर ये वाला केस होता तो उस केस में हम क्या करते, तो सिंपल 2,20,000 को डिवाइड करते हैं हम 100 से, 110 से नहीं करते, 100 से करते। ठीक है, आई बात समझ में। तो उस केस में हमारा आंसर आता 2,200 नंबर ऑफ शेयर्स होते, तो 2,20,000 से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाता। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में पहली एंट्री होगी दिस वन और दूसरी एंट्री होगी दिस वन। ठीक है, फर्नीचर टू सीडी लिमिटेड एंड सीडी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट केस है हमारा ऑन परचेज ऑफ बिजनेस को परचेज किया जाएगा, तो किस तरीके से यहाँ पे एंट्रीज होंगी। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा आपका, परचेज कंसिडरेशन और जितने में आपने शेयर इश्यू किया है, फिर चाहे वो प्रीमियम हो पार हो। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस में अगर हम बात करें परचेज बिजनेस की, तो यहाँ पे सिर्फ एक एसेट नहीं आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी एसेट आ रही है और बहुत सारी लायबिलिटी भी आ रही है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे सिर्फ एक एसेट की बात नहीं हो रही, पूरे बिजनेस की बात हो रही है। तो पूरे बिजनेस में हो सकता है 1, 2, 3, 4 एसेट भी हो और कुछ लायबिलिटीज भी हो। तो उस केस में पहली एंट्री कौन सी होगी, पहली एंट्री में जितनी भी एसेट है आप उनको करोगे डेबिट, जितनी भी एसेट आएंगी उनको करोगे आप डेबिट। तो सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। भाई आपने एसेट को डेबिट कर लिया, आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई, तो लायबिलिटी को करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, और यहां पे वेंडर को, जैसे कि हमने वहां पे भी वेंडर को क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो यहां पे भी हमें वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो भाई वेंडर से हमने एसेट लिए हैं और वेंडर से हमने लायबिलिटी भी ले ली, और तो क्रेडिट द गिवर में वेंडर के अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, बदले में यहां पे हुआ क्या है कि देखो, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 2 चीजें हो सकती हैं। जब हम सामने वाले का बिजनेस अगर खरीदते हैं तो हो सकता है कि हम ज्यादा प्राइस पे खरीद रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम जो वैल्यू है उससे कम पे उसको खरीद रहे हैं। 2 केस हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते, हो सकते हैं। भाई मेरा बिजनेस है अच्छा खासा और मैं अपने फ्रेंड का बिजनेस खरीद रहा हूं, वो अपना बिजनेस बेच रहा है। हो सकता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है
मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो अपना बिजनेस बेच रहा है तो मैं उसको खरीदना चाह रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि वो उसी रेट पर ही बेचे, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है उसके बिजनेस को बेचने की उससे ज्यादा पर ही तो बेचेगा मार्केट में, अगर गुडविल अच्छी है तो, है ना। तो अगर मानो 100 का इसका बिजनेस है और मैं 110 में खरीद रही हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं पेमेंट कर रही हूं उसकी गुडविल की पेमेंट कर रही हूं, मार्केट में जो उसकी पहचान है उसकी पेमेंट कर रही हूं, मार्केट में जो उसने मार्केट शेयर अपना बनाया है मार्केट में उसके लिए मैं उसको पेमेंट कर रही हूं, है ना। तो इस चीज के लिए मैं उससे कुछ नहीं ले रही हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक तरीके से गुडविल के पैसे पे कर रही हूं, यानी कि मैंने गुडविल भी खरीदी है साथ साथ। जो मैंने बिजनेस खरीदा है अपने फ्रेंड का, मैंने उसका बिजनेस खरीदा है और गुडविल खरीदी है मैंने, इसलिए मैंने उसको ज्यादा पेमेंट किया है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस अगर यहां पे आता है तो वो होगा गुडविल, अगर लायबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, एसेट कम है, तो आपने गुडविल के लिए पे किया है। और यहां पे अगर आपकी एसेट्स ज्यादा है तो उस केस में डिफरेंस और लायबिलिटीज कम है और डिफरेंस इस तरफ आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब यह हुआ कि आपने बिजनेस खरीदा है अगले का, कम रेट पे खरीदा तो आपको एक तरीके से फायदा हो गया और कैपिटल रिजर्व में इस अमाउंट को आपने भेज दिया, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों होंगे, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। या तो ये साइड ज्यादा होगी या ये साइड ज्यादा होगी, ये साइड ज्यादा है तो यहां पे आएगा डिफरेंस कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आपने बिजनेस खरीदा, आपको फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट भेज दिया आपने। और अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, इसका मतलब आपने गुडविल के लिए किसी को पे किया है, इसलिए आपने किसी दूसरे का बिजनेस खरीदा है उसकी गुडविल के लिए, इसलिए यहां पे गुडविल, ये साइड अगर ज्यादा है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। दोनों में से एक केस आपको करना पड़ेगा, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री यहां पे इशू शेयर करने की होती है और वो दोनों केस में बराबर होगी। जो अभी हमने केस देखा था उस केस में यहां देखो आप, वेंडर टू शेयर कैपिटल, ये मैंने किया था, ठीक है। और यहां पे प्रीमियम एट पार और एट प्रीमियम था, तो एट पार एट प्रीमियम दोनों केस यहां पे सेम वही बराबर रहेंगे, ठीक है। यानी कि इश्यू ऑफ शेयर करने की एंट्री दोनों केस में ही बराबर होगी, इसमें भी चाहे हम बिजनेस खरीदे या फिर एसेट खरीदे। पहली एंट्री यहां पे ये वाली होगी गुडविल कैपिटल रिजर्व की, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सिर्फ एक एसेट को डेबिट करना है, वेंडर को क्रेडिट कर देना है, लेकिन यहां पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? सिंपल होगी दूसरी एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये एंट्री कब होगी? जब आपने एट पार पे इशू किया है, एट पार। और एट प्रीमियम पे क्या होगी? एट प्रीमियम पे क्या होगी? जो अभी इससे पहले हमने की थी सेम वही होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दिस विल बी द सेकेंड एंट्री। या तो ये होगी या ये होगी, दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, क्योंकि एट पार पे दिया होगा या प्रीमियम पे दिया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 टीएस का क्वेश्चन है ये। भारत लिमिटेड issued 30,000 fully paid shares of 100 each for purchase of following assets and liabilities from शर्मा कंपनी एंड लिमिटेड। तो इस केस में पहली एंट्री
तो हमें पता है क्या होगी, दिस वन विल बी द फर्स्ट एंट्री, और फिर शेयर इशू करने की एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है, एट पार और प्रीमियम डिपेंड अपॉन द केस। तो यहाँ पे जो शेयर इशू किए हैं वो 100 ईच पे ही किए हैं, तो इसके इट मीन्स यहाँ प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, वेंडर टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी। तो यहाँ पे पहली एंट्री अगर हम देखें तो पहली एंट्री आपकी होगी, जो जो हमने एसेट ली है डेबिट कर देंगे, और लायबिलिटीज जो होगी हमारी उसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट है हमारा 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड ऑल्सो अ एसेट, तो स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस का हमने स्टॉक इन ट्रेड भी खरीद लिया, 9 लाख ये हो गया आपका। और फिर क्रेडिटर्स है हमारे पास, तो क्रेडिटर्स को आपको यहाँ क्रेडिटर्स यहाँ पे लेना होगा, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स है आपके यहाँ पे 2 लाख, टू वेंडर, और वेंडर से हमारी बात हुई है, भारत लैंप लिमिटेड इशू 30,000 पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर परचेज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा कंपनी एंड लिमिटेड। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमारा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दिस विल बी 30 लाख। तो यहाँ वेंडर कौन है, वेंडर है यहाँ पे नाम क्या दिया, शर्मा कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पे वेंडर की जगह हम शर्मा लिख लेते हैं, शर्मा कंपनी लिमिटेड। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विच विल बी 30 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 लाख। तो 30 लाख प्लस 2 लाख करेंगे और ये सारी चीजें माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर ये आ रहा है 7 और 9 12 4 लाख। इट मीन्स डिफरेंस हमारा यहाँ पे इस तरफ आ रहा है हमारा डिफरेंस, यानी कि ये साइड हमारी ज्यादा है और ये साइड हमारी कम है। मीन्स हमने क्या किया, लायबिलिटी भी ले ली बदले में और उसको हमने इतना परसेंटेज कंसिडरेशन भी दे रहे हैं। इसका मतलब हम उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ज्यादा पे हम क्यों करेंगे, गुडविल के लिए पे करेंगे, यानी कि उसके बिजनेस की गुडविल है, हमने साथ साथ उसके बिजनेस के साथ साथ गुडविल भी परचेज की है। तो यहाँ पे 4 लाख जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पे आएगा 4 लाख कैपिटल गुडविल का। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। तो इस केस में देखो गुडविल आया, अगर ये साइड ज्यादा होती तो कैपिटल रिजर्व हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी एंट्री क्या होगी इस केस में, दूसरी एंट्री सिंपल होगी क्योंकि प्रीमियम पे तो है नहीं, एट पार पे है, तो ये वाली एंट्री होगी। वेंडर कौन है हमारा, शर्मा लिमिटेड, शर्मा कंपनी एंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और यहां पे सेम यही अमाउंट होगा 30 लाख क्योंकि प्रीमियम पे नहीं है, तो सेम अमाउंट ही हमारा होगा, 100 ईच पे ही बेचा गया है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 37 टीएस का, क्वेश्चन नंबर 37 है ये आपका। तो यहां पे हम अकाउंट भी बना रहे थे। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स 7 लाख, लायबिलिटीज तो टुक ओवर द एसेट 7 लाख। एसेट को हम करेंगे, सबसे पहली एंट्री हमारी है, यहाँ पे हम बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। तो एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो एसेट्स है आपकी 7 लाख, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है हमारे पास 2 लाख और परचेज कंसिडरेशन हमारा सेट हो गया है। तो यहां पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज
सन्ड्री लायबिलिटीज हमारी हैं कितनी, 2 लाख। 2 लाख आप यहां लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन सेट हुआ है 4,59,500 में, तो वेंडर को हमें इतना देना है। और वेंडर कौन है इस केस में, संदेश लिमिटेड टुक ओवर संचार लिमिटेड इज द वेंडर। तो यहां पे आप लिखोगे संचार लिमिटेड। 4,59,500 है आपका परचेज कंसिडरेशन। और क्या है, और कहता है कि भाई 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड, पेबल आफ्टर 3 months एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना हमने पार्टी से लिया है और कितना हमें इसको देना है। तो वो क्या गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद की ये कहानी है जो ये कह रहा है कि भाई हमने उसको चेक भी दिया है शेयर्स के साथ साथ। तो जब हम उसको इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे इतना अमाउंट माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ 7 लाख है, यहाँ है 4,59,500, तो टोटल हो गया 6,59,500 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इट मीन्स दिस साइड इज ग्रेटर देन एंड दिस साइड इससे ये ज्यादा है। इट मीन्स यहां पे आएगा हमारा डिफरेंस। तो जब डिफरेंस यहां आता है तो डिफरेंस हमारा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। यहां पे आएगा कैपिटल रिजर्व विच विल बी 40,500, ठीक है। आई बात समझ में। परचेज, अब आप बीइंग लिखोगे यहाँ पे, परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ संचार लिमिटेड, वट एवर विल बी द नरेशन। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, अब होगी शेयर इशू करने की एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री शेयर इशू करने की होगी और जो भी हमने उसको दिया है बदले में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने उसको चेक भी दिया है, ठीक है, जो कि कुछ महीने बाद पेबल है। तो वेंडर कौन है यहाँ पे, संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड को आप करोगे डेबिट, शेयर कैपिटल को करेंगे हम तो हमने यहाँ पे शेयर्स भी दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। 8,500 पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। तो 2 बैंक ड्राफ्ट इशू किए हैं हमने यहाँ पे, तो 2 बैंक 8,000, अमाउंट इज 8,500, ठीक है। और कैपिटल, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब परचेज कंसिडरेशन यहां पे हमारा 4,59,500 है। ये अमाउंट तो एज इट इज यहां पे आएगा ही आएगा। बैंक से हमने पेमेंट किया 8,500, तो 4,59,500 में से इतना अमाउंट आपको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। और माइनस करने के बाद वही फॉर्मूला हमारा लगेगा जो हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने का है। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। इसको निकालने के लिए 4,59,500 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 8,500, क्योंकि ये अमाउंट हम ड्राफ्ट के जरिए पे कर चुके हैं, जो कि 3 months बाद पेबल है। यहां पे आप बिल्स पेबल भी लिख सकते हैं वैसे, डिवाइडेड बाय ये हमारा है परचेज कंसिडरेशन, इसको माइनस करने के बाद, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, उसी के बेस पर ही हम, उसी के बिहाफ पे ही हम क्या दे रहे हैं, उसी के अगेंस्ट हम क्या दे रहे हैं, अपने शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे शेयर्स कितने में बेचे गए हैं, तो वो है हमारा 10% प्रीमियम है। इट मीन्स 1 रुपये प्रीमियम है। 10 का 10% 1 रुपी हुआ, यानी कि 11 रुपीज में शेयर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 + 1 विच इज 11।
ठीक है। 11 कैसे आया? 11 है 10 + 1, 10% इज प्रीमियम, यानी कि 10% इज 1 एंड 1 इज प्रीमियम। तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 11। यहाँ पे टोटल ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अब 41,000 शेयर्स। ये शेयर्स हैं जो इशू हुए हैं। तो यहाँ पे एंट्रीज में हम पुट अप कर देंगे अब 41,000 हमें शेयर्स पता चल गए हैं। तो 41,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पे 41,000 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इस साइड को हम टोटल करेंगे तो हमारा ये एग्जैक्टली जितना 4,59,000 है इतना ही हमारा अमाउंट आएगा। और यही हमारी दो एंट्री है जो यहाँ पे हमें करनी है। तो परचेज कंसिडरेशन के केस में एक तो ये आपको निकालना इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रिजर्व निकला या फिर गुडविल निकली, और एक यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का यही फॉर्मूला आपका होता है, परचेज कंसिडरेशन यानी कि पीसी अपॉन प्राइस ऑफ शेयर। ये निकालना आपको आना चाहिए जिससे कि आप शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल सको, और अगर प्रीमियम पे शेयर बेचा गया तो प्रीमियम का अमाउंट आप निकाल सको। ठीक है, आई बात समझ में? दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे लगता नहीं है कि आप वो नहीं कर पाओगे। आप सारे क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन के कर सकते हैं। जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, इलस्ट्रेशंस कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।